Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे इग्नू MA हिस्ट्री एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। इससे पहले जो आपका MHI 103 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया था। एंड गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको MHI 108 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाली हूँ। MHI 108 की आने वाले टाइम में मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊँगी, तो आप सभी को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास आपका MHI 108 का जो पेपर है उसके नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास उसके नोट्स अवेलेबल हैं, दूसरा हमारे पास जो है उसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। अगर आपको उसके नोट्स को या फिर उसके गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उसको सेव करके हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर आपको जितनी भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स की समरी मिल जाएगी। वहीं जो गेस्ट पेपर है उसके अंदर आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, चलते हैं अभी हमारे पहले क्वेश्चन पे जो कि इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री राइटिंग हैज़ बीन क्लोजली रिलेटेड विद द एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द टाइम्स कॉमेंट, कि आज तक एनवायरमेंट पे जितना भी लिखा गया है वो सारा का सारा पर्यावरणवाद से संबंधित था। इसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, पर्यावरणीय इतिहास लेखन का उस समय के पर्यावरणवाद से घनिष्ठ संबंध रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल एनवायरमेंट ओवर टाइम। तो एनवायरमेंट हिस्ट्री जो है वो क्या होती है गाइस? हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमंस के बीच में और उन ह्यूमंस के नेचुरल एनवायरमेंट के बीच में। समझ में आया कि पर्यावरणीय इतिहास क्या है? वो हमारे इतिहास की एक शाखा है जो समय के साथ मानव और प्रकृति के संबंध का एक अध्ययन करती है। ये जो फील्ड है ये धीरे धीरे डेवलप होता है एक क्लोज कनेक्शन में विद द राइज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस इन द मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न टाइम में हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं ना वो जागरूक हो जाते हैं, है ना, लोगों में अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो जब वो पर्यावरण की क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। पर्यावरण के आंदोलन हम देखते हैं इस टाइम पे। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपने ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है इस आंसर में एंड देन जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको अंदर इंक्लूड करने हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? राइज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एंड एकेडमिक इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं उनका एकेडमिक जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया है? बढ़ जाता है ना। एनवायरमेंटलिज्म जो है उसकी वजह से जो है लोगों का एकेडमिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। द इमर्जेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन द 1960s एंड 70s। अब 1960 और 70 के दशक में हम क्या देखते हैं ना कि लोगों का जो कंसर्न है, लोगों की जो चिंता है समस्याओं के पीछे, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह की समस्या के पीछे, तो यहाँ हम देखते हैं कि लोग जो है इतिहास को एक इकोलॉजिकल लेंस लगा के स्टडी करने लगे कि इतिहास में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण वो लेकर आ जाते हैं। तो पर्यावरणीय इतिहास इन समकालीन चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में फिर उभरता है। तो उस टाइम पे जो भी चिंताएं थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये उभरता है। मूवमेंट्स लाइक अर्थ डे 1970s में एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस एनकरेज स्कॉलर्स टू एक्सप्लोर हिस्टोरिकल कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे पता है क्या होता है कि जो भी हमारे विद्वान हैं, जब ये जो है अर्थ डे 1970 का मनाया जाता है तो उसके बाद जो है लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि वो जो आज हमारा जो पूरा पारिस्थितिकी का क्षरण हो चुका है ना, इसको हिस्टोरिकल उससे समझने लग जाते हैं, ऐतिहासिक कारणों से जो है समझने लग जाते हैं कि क्या क्या ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट हो गया है अर्थ डे के बाद से। तो बेसिकली देखो, हमने सबसे पहले क्या बताया कि हमने ये बताया कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्या होता है, पर्यावरणीय इतिहास आखिर होता क्या है, और ये कैसे धीरे धीरे लोगों के एकेडमिक में बढ़ा, कैसे लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। जब लोगों ने जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करा तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। फिर जो है
लोगों ने देखा कि इस पे हिस्टोरिकल रिसर्च करनी उन्होंने शुरू करी कि क्या क्या कारण रहे हैं कि आज जो पर्यावरण की ऐसी स्थिति हो गई है। तो इतिहासकारों ने उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद द्वारा वनों, नदियों, भूमि उपयोग पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करना जो है शुरू कर दिया था कि जब अंग्रेज़ों ने जो है, ब्रिटिशर्स ने ऑल ऑफ द वर्ल्ड को पूरा अपने कब्जे में किया हुआ था, या उन्होंने औद्योगिकरण करा, या कैपिटलिज्म, इन सारी चीज़ों ने हमारे फॉरेस्ट पे, हमारे रिवर्स पे क्या इम्पैक्ट डाला, इसका हमने क्या शुरू कर दिया गाइज, विश्लेषण करना शुरू कर दिया। एनवायरमेंटल हिस्ट्री डिड नॉट रिमेन लिमिटेड टू अकेडमिया। तो ये केवल जो है हमारे एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जो है इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स होने लगी। आज देखो कितने बड़े बड़े समिट्स होते हैं, है ना, जहाँ पे एनवायरमेंट को लेके बात की जाती है। तो दिस रिफ्लेक्ट अ टू वे रिलेशनशिप। एनवायरमेंटलिज्म शेप्ड हिस्ट्री राइटिंग की, एनवायरमेंटलिज्म ने हिस्ट्री राइटिंग को शेप तो प्रोवाइड दिया, और हिस्ट्री राइटिंग ने एनवायरमेंट के अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट किया। ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये एक द्वैध संबंध को दर्शाता है। पर्यावरणवाद ने इतिहास लेखन को प्रभावित किया, और इतिहास लेखन ने पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा दिया। इन इंडिया द चिपको मूवमेंट, द नर्मदा बचाओ आंदोलन लीड टू द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में कई सारे आंदोलन हुए, जिससे कि जो हमारा एनवायरमेंटल हिस्ट्री है, पर्यावरणीय जो इतिहास है, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बेसिकली ये पर्यावरण के लिए हमारा क्या इतिहास रहा है कि हमने पर्यावरण को कब नुकसान पहुंचाया, कब उसको बचाने के लिए हमने आंदोलन करे, उन आंदोलनों के लिए सरकार ने क्या करा। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी इसके अंदर एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंदर आती हैं। हिस्टोरियंस लाइक रामचंद्र गुहा और माधव गडगिल इमर्ज्ड फ्रॉम दिस इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आप एक फाइनल जो कंक्लूजन अपने आंसर में देंगे वो ये है कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन इन आइसोलेशन। इसको आइसोलेशन में नहीं लिखा जाता। इट मिरर्स द इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड एथिकल डिबेट्स ऑफ इट्स टाइम। तो ये अपने समय की जो एथिकल डिबेट्स होती हैं, जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, उसको एक मिरर प्रोवाइड करता है। Thus environmental history writings and environmentalism are deeply interlinked। क्या है गाइज, ये हम कह सकते हैं that they both are deeply interlinked, each influencing and shaping the other। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और शेप कर रहे हैं। एंड अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें इको फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है। सो गाइज, इको फेमिनिज्म इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पेपर, बिकॉज ये प्रीवियसली भी कई बार पूछा जा चुका है एंड रियल में ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज इको फेमिनिज्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट। इससे जो जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं वो क्या क्या हैं। तो गाइज, इको फेमिनिज्म जो होता है वो आपका एक थ्योरेटिकल और एक्टिविस्ट फ्रेमवर्क होता है, जो फेमिनिज्म को और एनवायरनमेंट को लिंक करता है। ठीक है, देखो फेमिनिज्म आप लोगों को पता ही है कि नारीवाद, जिसमें नारी के अधिकारों की बात होती है। वहीं जो तुम्हारा ये होता है ना एनवायरमेंटलिज्म, जो पर्यावरण जो वाद है, तो ये क्या करता है, इको फेमिनिज्म इन दोनों को इंटरलिंक कर देता है आपस में। ठीक है, दोनों की बात करी जाती है। कैसे होता है आगे मैं समझाऊंगी, आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपको ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे समझ में आ जाएंगे कि आप इजीली अपने एग्जाम में इनका आंसर कर पाएंगे। जिस तरीके से आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये आंसर जो है बाइलिंगुअल है, बट जो हमारा गेस्ट पेपर है उसमें आपको हिंदी के आंसर्स अलग और इंग्लिश के आंसर्स अलग मिलते हैं। साथ ही साथ जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ नंबर है उसको सेव कर लो, और वहाँ से अपना MHI 108 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर लो। उसके अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 15 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम जून सेशन एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको परचेज करेंगे तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, आप हमें भेज देना, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इको फेमिनिज्म को समझेंगे कि इको फेमिनिज्म क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे कि ये हाईलाइट करता है हाउ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, कि मैंने जो इंसान है उसने क्या करा, उसने नेचर का एक्सप्लॉइट करा, है ना। तो ये दिखाता है कि कैसे जो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन है और जो वुमेन का ऑपरेशन है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ऑफन रूटेड इन द पेट्रियार्कल एंड कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। और हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या देख रहे हैं ना, कैपिटलिज्म के अंदर हम इसको देखते हैं कि ज़्यादा जो वुमेन्स हैं उनको ऑप्रेस किया जाता था। सेम कैपिटलिज्म की वजह से नेचर को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। सो इसके हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें ना, so the term ecofeminism was coined by Francois de Eybon in the ईयर 1970s। ठीक है, तो इको फेमिनिज्म टर्म का ओरिजिनेटर आप देख सकते हो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसको फ्रांस की फ्रांसवा डी ओबेन ने 1970 के दशक में किया था।
इट इमर्ज ड्यूरिंग द राइज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो जब हम फेमिनिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो उसमें सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आता है तो ये जो टर्म है इको फेमिनिज्म, ये जो है पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। तो यह दूसरी लहर के नारीवाद और वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के दौरान उभरा। कोर आइडियाज़ क्या है इको फेमिनिज्म के? तो ये कहता है कॉमन ऑपरेशन, जो वुमेन है और जो नेचर है, दोनों को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है, दोनों को कंट्रोल किया जाता है और दोनों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये इसका कोर आइडिया है। क्या है कोर आइडिया? समझ गए कि महिलाएं और प्रकृति दोनों को संसाधन समझकर शोषण और नियंत्रण का साधन माना गया है। दूसरा, ये पैट्रियार्की का एक क्रिटिक प्रस्तुत करता है। तो पैट्रियार्कल सिस्टम्स डोमिनेट बोथ द एनवायरनमेंट एंड वुमेन। जो हमारे जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो तकनीक और पूंजीवाद के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक मान्यताओं के द्वारा महिलाओं पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। फिर हम देखेंगे कि इको फेमिनिज्म के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट समझते हैं। तो इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट डुअलिज्म लाइक मैन नेचर मेल फीमेल जस्टिफाई डोमिनेशन, कि ये सारे जो होते हैं ना, विचार जो होता है, ये शोषण को उचित ठहराते हैं। दे प्रमोट होलिस्टिक रिलेशनल वर्ल्ड व्यू, और रिलेशनल वर्ल्ड व्यू यानी कि ये सबको मतलब जब हम लोगों को बांट देते हैं ना कि तू मैन है तू वुमेन है, जब हम उन्हें ऐसे बांट देते हैं पुरुष और प्रकृति, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो विचार होते हैं ना, ये शोषण को उचित ठहराते हैं। उसके अलावा इसका सोशल एस्पेक्ट भी होता है। तो इट एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ वुमेन स्पेशली फ्रॉम द इंडिजीनियस एंड रूरल बैकग्राउंड इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे विशेष रूप से ग्रामीण और जो आदिवासी पृष्ठभूमि की महिलाएं होती हैं, उनका जो रोल है, आप देखोगे कि जब भी बड़े बड़े मूवमेंट हमारे आते हैं ना, जैसे कि नर्मदा वाला हो गया, आपका चिपको मूवमेंट हो गया, तो जो हमारे बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, स्पेशली द वुमेन ऑफ द रूरल रीजन्स एंड द वुमेन इंडिजीनियस वुमेन्स, ठीक है। तो आदिवासी पृष्ठभूमि की महिलाएं और ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, वो पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाती हैं। इकोफेमिनिज्म क्रिटिक्स पॉलिसीज दैट निग्लेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड जेंडर जस्टिस। तो इकोफेमिनिज्म उन नीतियों की आलोचना करता है जो पारिस्थितिकी संतुलन और लैंगिक न्याय की अनदेखी करती हों। तो यानी कि जब सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ बना दे जिसके अंदर सरकार ने इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है ना ध्यान दिया हो, या फिर जेंडर के जस्टिस का ध्यान ना दिया हो, तो इको फेमिनिज्म वाले क्या करते हैं? वो ऐसी जो नीतियाँ होती हैं इनकी वो आलोचना करते हैं। ये बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, सस्टेनेबिलिटी की और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की। इसके अलावा जब हम इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम जो पूंजीवादी है ना, उसकी बहुत आलोचना करता है। बिकॉज गाइस देखो, पूंजीवाद में हम क्या देखते हैं? जब पूंजीवाद आता है, कैपिटलिज्म आता है, तो बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण का कितना नुकसान होता है उद्योगों से। जो पहले उद्योग लगाने के लिए पूरा जंगल साफ करा जाएगा, फिर उद्योग लगेगा, फिर उद्योग से जो धुआं निकलेगा वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो ओवरऑल जो कैपिटलिज्म है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, जब कैपिटलिज्म होता है तो दे वांट चीप लेबर, ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो सस्ते में आकर काम करें। तो यहाँ पे वुमेन जो होती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इको फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी वजह से आज एनवायरनमेंट भी परेशान है और महिलाएं भी परेशान हैं। जब हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मूवमेंट लाइक द चिपको एंड द रोल ऑफ वुमेन इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हाईलाइट इको फेमिनिस्ट वैल्यू। तो चिपको आंदोलन और वनों की रक्षा में महिलाओं की भागीदारी इको फेमिनिस्ट मूल्यों को उजागर करती है। फिगर्स लाइक वंदना शिवा हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इको फेमिनिस्ट थॉट इन इंडिया। तो ये इंडिया की इको फेमिनिस्ट है। एंड इको फेमिनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है पावरफुल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड द नेचर। तो इको फेमिनिज्म ने हमें क्या समझाया कि कैसे जो वुमेन और नेचर है दोनों का हम डुअल एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं। वुमेन एंड नेचर दोनों को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है और ये सब होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से। उसके अलावा जो पैट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं गाइस, पितृसत्ता के कारण
और जो है तुम्हारा पूंजीवाद के कारण जो संसाधनों का शोषण होता है महिलाओं को, और जो है तुम्हारा पर्यावरण है, दोनों को एक संसाधन की तरह माना जाता है और वो शिकार हो जाते हैं शोषण का। तो इको फेमिनिस्ट इसी के बारे में आर्ग्यू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्ट 1 वीडियो है ये हमारी ख़त्म हो गई है। सेम इसी तरीके से मैं पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास आएगी तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। ओके गाइज।